बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रेस्पायरेशन। आज हम सिर्फ रेस्पायरेशन को उसकी तारुफ के हद तक पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन होती क्या है, किस लिए होती है और रेस्पायरेशन की कौन सी टाइप्स हैं, या जो ह्यूमन की में रेस्पायरेटरी सरफेस कौन सी है, या हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के कुछ ऑर्गन को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जस्ट उसके नेम को डिस्कस करेंगे, आगे हम उसके लिए फिर अलहदा वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में होती है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर आप इसी तरह मशीन को भी ले लें तो अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक चलाते हैं, बाइक में भी उसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। अब वही पेट्रोल जलता है और उसकी जलने की वजह से वो बाइक क्या करता है, हरकत करता है, मोशन करता है। इसी तरह एनिमल्स में, या हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब में क्या होता है, जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उन्हें तवानाई की ज़रूरत होती है, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो किस प्रोसेस से होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। सो रेस्पायरेशन के क्या कहते हैं, जो सेल है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और उस ऑक्सीजन की वजह से शुगर की ब्रेकडाउन होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट ले लें आप, लिपिड्स ले लें, प्रोटीन ले लें, जितने भी आप फूड खाते हैं, फूड मटेरियल को, और उससे एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट ले लें, ठीक है, आप प्रोटीन ले लें, आप लिपिड्स ले लें, जितनी भी आप फूड खाते हैं, उन सब की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के ज़रिए से। अब जब ऑक्सीजन के ज़रिए से होती है उन शुगर्स की ब्रेकडाउन और उससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन टू टाइप्स का है, एक को हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल रेस्पायरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन, एंड सेलुलर रेस्पायरेशन फिर आगे टू टाइप में डिवाइड हुआ है। एक को हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं और दूसरे को एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिसे हम फिज़िकल फिनोमेना कहते हैं, जो कि ब्रीथिंग के ज़रिए से होती है, जैसे कि आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आगे इंटरनल रेस्पायरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ब्रेकडाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है और इसके ज़रिए से एटीपी प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद जो इंटरनल में है, एरोबिक है और एनएरोबिक रेस्पायरेशन है। सो एनएरोबिक रेस्पायरेशन एट दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इन विच दैट प्रोसेस कांट जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन कौन सी रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और वो कौन कौन से हैं, लाइक ह्यूमन के मसल्स में जो कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है मसल्स वर्क के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। या बैक्टीरिया और आर्की जो यूज़ करते हैं, लाइक ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड जब मिलते हैं तो उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो है एरोबिक रेस्पायरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा ये रेस्पायरेशन होती ही नहीं है, ये प्रोसेस होती नहीं है। यानी उसके लिए आप ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को ले लें। देखें, अभी प्लांट्स के लिए जो रेस्पायरेशन है उसमें ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो जितनी भी आती हैं, ये हम दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ग्लाइकोलाइसिस को लिख लें, ग्लाइकोलाइसिस बाय हनीफ, या फिर आप जितने भी इस तरह से टर्म्स लिखेंगे, इंशाल्लाह मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं बिल्कुल वो टर्म के साथ बनाऊं, एक एक टर्म को डिफ़ाइन करूं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रेस्पायरेटरी सरफेस के बारे में। रेस्पायरेटरी सरफेस क्या है, जहां पे रेस्पायरेशन हो रही है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रही है। अब ह्यूमंस में हम, क्योंकि ज़ूलॉजी है तो इसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे रेस्पायरेटरी सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही है। यानी अभी आप देखें, नोज़ से जा रही है, नोज़ से पेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, लेकिन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, गैसियस एक्सचेंज एक ख़ास जगह पर हो रही है। अब उस ख़ास जगह को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं।
मोइस्ट गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, ये क्या कहाँ से, एनवायरनमेंट और एनिमल के दरमियान। दे आर मोइस्ट एंड परमिएबल, तकरीबन 1 mm से लेकर या इससे भी कम। डिफ्यूजन के प्रोसेस, डिफ्यूजन के ज़रिए से, यानी जैसे जहाँ पर हायर कंसनट्रेशन और लोअर कंसनट्रेशन का फिनोमेना हो रहा है, और वहाँ पे बहुत ही लार्ज सरफेस होते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि गैशियस एक्सचेंज हो सके। एंड गुड ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, एंड गुड वेंटिलेशन है। अब ये सारे प्रोसेस को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि एक ही वीडियो में मैं पूरा रिस्पायरेशन आपके लिए लिख लूँ, या जितने भी रिस्पायरेटरी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो लिख लूँ। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक को, यानी जैसे नोज़ हैं, उसके बाद जैसे पेरिंग्स हैं, लेरिंग्स हैं, तो इस एक एक अर्गन को मैं अलहदा से डिफ़ाइन करूँगा एक एक वीडियो में। तो काइंडली आप लोग मिस ना करें इसे, और मैं इसे बहुत ही हाई लेवल तक सर्च करने वाला हूँ और इसको वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप लोग मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो साथ साथ में मिलती रही। ओके, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को आप अगर देख लें तो लंग्स ह्यूमंस में हैं, इसी तरह गिल्स फिशेस में है, स्किन फ्रॉग में है, और लीव्स यानी स्टोमेटा जो कि प्लांट में होती हैं, जिसके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज हो रही है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन, जो आने वाली वीडियोस हैं इसी पर मुश्तमिल हैं, जिसमें हमारे साथ 2 ट्रैक्स हैं, एक को हम अपर कहते हैं, दूसरे को लोअर कहते हैं। अपर ट्रैक में क्या है, नोज़ है, पेरिंग्स हैं, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे अपर कहते हैं। नोज़, पेरिंग्स, लेरिंग्स एंड अबव वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट वन क्या है, लोअर में लेरिंग्स हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द लास्ट वन इज़ अल्व्यूलाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वजह क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, क्यों हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, या ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है, क्यों इतनी ज़रूरी है, क्या इसके बगैर लाइफ चल सकती है या नहीं चल सकती। जिस तरह बाइक तेल के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह इस रेस्पायरेशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तभी वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करेगा। सो इम्पोर्टेंस क्या है इसमें कि आरबीसी जितने भी हम पढ़ेंगे लंग्स में, ठीक है, जो आरबीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को ले जाती हैं सेल्स में या टिश्यूज़ में, और वहाँ पर सेल्स या टिश्यूज़ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो उसे एटीपी यानी एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और इसी के ज़रिए से यही एनर्जी फिर क्या करती हैं, आप चल सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे अख्तिताम करते हैं, इसको एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले नोज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो डिटेल बीएस ज़ूलॉजी के लिए भी होगा और वो डिटेल बीएस नर्सिंग के लिए भी होगा। तो मैं इंशाल्लाह उसकी एनाटॉमी को भी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, उस पर उसकी स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, और इसके टिश्यूज़ वगैरह सब के या कार्टिलेज जितनी भी उसकी इंटरनल एनाटॉमी होगी सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो काइंडली आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएँ और सब्सक्राइब भी करते जाएँ, और अगर वीडियो पसंद हो तो कमेंट में कुछ लिख दिया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कोई कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।